ट्रंप चीन के दौरे पर पहुंच तो 13 मई को ही गए थे, लेकिन लाल कालीन पर कुछ कदम वो चले और उसके बाद चले गए अपने होटल। काम की बात आज हुई। आज वो औपचारिक सम्मान, बैंड बाजा, सांस्कृतिक कार्यक्रम वगैरह अटेंड करके बीजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में जिनपिंग के साथ बैठे। और जैसा कि हमने आपको बीते रोज बता ही दिया था, बातचीत का फोकस ताइवान पर रहा। जिनपिंग ने साफ कह दिया कि अगर ताइवान के मसले को ठीक से हैंडल नहीं किया गया तो अमेरिका और चीन टकराव की तरफ बढ़ सकते हैं। यूरोप, अफ्रीका या एशिया का कोई दूसरा नेता होता तो ट्रंप टीवी एंकर की अपनी ट्रेनिंग को काम पर लगाते और सामने वाले को झाड़ते हुए वीडियो बनाते, वायरल करवाते। लेकिन सामने कोई लुल्लू पुल्लू नहीं था, जिनपिंग थे। तो ट्रंप शांत रहे, कुछ भी अनाप शनाप उन्होंने नहीं कहा, क्योंकि जानते हैं कि यहां फड़फड़ाने से कुछ होगा नहीं। तो मीठी मीठी बातें करते रहे कि हम ऑनर्ड हैं वगैरह। मतलब ट्रंप की सनक का जवाब है तो सही, वरना सोशल मीडिया और रियल लाइफ में जिस अप्रत्याशित बर्ताव से ट्रंप ने दुनिया को डर में रखा है वो बीजिंग में भी नजर आता। खैर, ट्रंप ने संयम से काम लिया और उसका उन्हें एक इनाम भी मिला। चीन और अमेरिका दोनों ने आज साझा बयान में कहा कि ईरान हॉर्मूज पर जो टोल लगा रहा है वो गलत है। चीन ने अब तक हॉर्मूज के मुद्दे पर ईरान के खिलाफ बयान नहीं दिया था। जब ट्रंप ने हॉर्मूज खुलवाने के लिए चीन से मदद की गुहार लगाई थी तब भी चीन ने कोई रिएक्शन नहीं दिया था। अब चीन ने हॉर्मूज पर ईरानी टोल का विरोध किया है और ऐसे समय पर किया है जब ट्रंप अमेरिका में हैं। अमेरिका इसे अपनी बड़ी जीत की तरह पेश करेगा। तो बीजिंग में आज ईरान पर थोपी गई जंग की चर्चा हुई और दिल्ली में भी हुई। दिल्ली में क्यों? क्योंकि आज यहां ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की मुलाकात हुई। भारत इस साल ब्रिक्स का अध्यक्ष है और भारत को ही सितंबर में ब्रिक्स समिट को होस्ट करना है, जिसमें सारे ब्रिक्स देशों के राष्ट्राध्यक्ष आएंगे। अगर सब आते हैं तो तस्वीर देखने लायक होगी। नरेंद्र मोदी, व्लादिमीर पुतिन, शी जिनपिंग, सऊदी के मोहम्मद बिन सलमान, यूएई के मोहम्मद बिन जायद, ईरान के मसूद पेजेश्कियान, ब्राजील के लूला डिसिल्वा, सब एक फ्रेम में आएंगे। साथ में ब्रिक्स के 4 और पार्टनर्स भी होंगे। तो इसी समिट की इन दिनों तैयारी चल रही है। आज दिल्ली में जो ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की मुलाकात हुई वो इसी तैयारी का हिस्सा है। अब ब्रिक्स जो है इन दिनों एक बड़ा इंटरेस्टिंग संगठन बना हुआ है। ब्रिक्स बनना चाहता है ग्लोबल साउथ की आवाज, वही ग्लोबल साउथ जिसकी आवाज बकौल हिंदुस्तान हम हैं। लेकिन ब्रिक्स में और भी हैं जो ग्लोबल साउथ की आवाज बनने के ख्वाहिशमंद हैं, जैसे चीन। ब्रिक्स के 11 मेंबर हैं, जिनमें से एक सऊदी अरब ने अभी तक न्योता पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया है। फुल मेंबरशिप का अपने यहाँ से उन्होंने कंफर्म नहीं किया, लेकिन वेबसाइट पर दिखता है। भारत सरकार ने ब्रिक्स की अध्यक्षता के लिए जो वेबसाइट बनाई है उसमें सऊदी को सदस्य दिखाया गया है। ये तो एक बात हुई। ब्रिक्स के 2 मेंबर भारत और चीन लंबे समय से सीमा विवाद में उलझे हुए हैं, तनाव आता जाता रहता है। फिर ईरान भी ब्रिक्स का सदस्य है, जिस पर एक दूसरे मेंबर यूएई का इल्जाम है कि वो गलत तरीके से टारगेट कर रहा है। और ईरान का कहना है कि ब्रिक्स के 2 मेंबर सऊदी और यूएई ने उस पर हुए हमले में अमेरिका और इजराइल का साथ दिया है। फिर ब्रिक्स में रूस भी है, जिस पर ब्रिक्स के 2 सदस्यों यूएई और सऊदी के करंट फ्रेंड और तीसरे मेंबर भारत के एक्स फ्रेंड अमेरिका ने प्रतिबंध लगा कर रखा है। तो इसीलिए हमने कहा था कि ब्रिक्स एक बड़ा इंटरेस्टिंग संगठन है। आपस में सदस्यों का बहुत तगड़ा सौहार्द चल रहा है। फिर इस बार तो मुद्दा ईरान में चल रही जंग का ही था, जिसने पूरी दुनिया की नाक में दम करके रखा है। तो मीटिंग के लिए ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची एक शाम पहले आ गए और आए तो उस प्लेन में सवार होकर आए जिस पर #मीनाब 168 लिखा था। यही एयरक्राफ्ट लेकर वो इस्लामाबाद भी गए थे, जहां अमेरिकियों से एक असफल बात हुई थी। मीनाब 168 का मतलब मीनाब में बच्चियों के स्कूल से है, जिस पर अमेरिकी हमले में 168 लोगों की जान गई थी, ज़्यादातर उसमें बच्चियां थी। 2 दिन ब्रिक्स की बैठकें दिल्ली में होंगी, आज भी हुई, कल भी होंगी। लेकिन क्या इसका कोई पुख्ता हासिल होगा या फिर चाय नाश्ता डिनर फोटोशूट पर बात हो जाएगी खत्म? हम ये सवाल इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि अतीत में ब्रिक्स ने अपने लिए बहुत बड़े बड़े टारगेट सेट किए कि पश्चिमी दखल वाले G7 की जगह ले लेंगे, G20 को फेल कर देंगे, डॉलर को तोड़ने के लिए ब्रिक्स करेंसी ले आएंगे। इस बार तो ब्रिक्स में और भी दिक्कतें हैं। भारत के लिए बड़ी दुविधा है क्योंकि उसके पास रोटेशन से अध्यक्षी आ गई है। उससे ईरान वॉर में शरीक दोनों ही पक्षों को बैलेंस करना, एक तरफ ईरान है और उसका साइलेंट पार्टनर चीन, दूसरी तरफ यूएई और सऊदी हैं जिनकी भारत से दोस्ती बीते दिनों में मजबूत होती गई है। और भारत को ये सब एक ऐसे वक्त में करना पड़ रहा है जिसमें ट्रंप G2 का ख्वाब देख रहे हैं, यानी बस अमेरिका और चीन रहें, बाकी सारी गोलबंदियां इररेलेवेंट।
तो आज के शो में हम इसी गड़बड़ जाले की बात करेंगे। नमस्कार, स्वीकार कीजिए निखिल का आप खबर गांव का डेली इंटरनेशनल बुलेटिन राजदूत देख रहे हैं। हम ब्रिक्स की जलेबी पर आएंगे, लेकिन पहले वहां जाएंगे जहां बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। बीजिंग में हुई ट्रंप जिनपिंग की मीटिंग। हम आज भी आपके लिए बीजिंग से सीनियर जर्नलिस्ट अनिल पांडे को लेकर आए हैं। वो बता रहे हैं कि ट्रंप के सुर इतने बदले बदले क्यों सुनाई दिए और चीनी प्रेस इस बैठक को लेकर क्या कुछ लिख रहा है। नमस्कार, अभी हम बीजिंग में मौजूद हैं और यहाँ से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हुई। और जैसा कि हम जानते हैं कि चीन में उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। और लेकिन आज जब हम बैठक की बात करते हैं तो चीन ने साफ तौर पर कहा कि वे अपने सैद्धांतिक रुख पर कायम रहेगा। खासतौर पर उन्होंने ताइवान की बात की है। उन्होंने बोला है कि जो एक चीन का सिद्धांत है, वन चाइना पॉलिसी, उस पर चीन बिल्कुल कायम रहना चाहता है और अमेरिका को इसमें ढील देनी चाहिए। अमेरिका जो ताइवान को हथियार बेचता है, जो ताइवान को मदद देता है, वो देना बंद करे। और चीन जाहिर सी बात है व्यापार के लिए तैयार है, अमेरिका के साथ रिश्तों को सुधारने के लिए तैयार है। लेकिन चीन के राष्ट्रपति ने इस बात पर जोर दिया है कि उन्होंने कहा कि हम प्रतिद्वंदी नहीं साझेदार हो सकते हैं। खासतौर पर अमेरिका जो बार बार चीन के खिलाफ जो उकसाने का काम करता है, उनकी कंपनी पर प्रतिबंध लगाने का काम करता है, उसको लेकर भी यहाँ पर मीडिया में बात की गई है। और हमने देखा है कि जिस तरह से पूरा यहाँ पर माहौल है, ऐसा नहीं है कि ट्रंप विरोधी माहौल है, लेकिन चीन सतर्क है। चीन जानता है कि उसकी विश्व में कितनी बड़ी साख है, वो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और ऐसे में ट्रंप उनको कमजोर करके नहीं आ सकते हैं। हमने देखा कि जिस तरह की बैठक हुई और उसके बाद जो मीडिया का रुख है, लोगों का रुख भी थोड़ा सा अलग नजर आया। हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप बैठक के दौरान बिल्कुल शांत नजर आ रहे थे, जैसा कि अक्सर वो दिखते नहीं हैं। तो मुझे लगा कि जरूर कुछ न कुछ उनके दिमाग में चल रहा है कि वे व्यापारिक संबंधों को मजबूत करना चाहते हैं। और जिस तरह से व्यापारिक कंपनियां, बड़ी बड़ी बिजनेस कंपनीज को अपने साथ लेकर आए हैं। बोइंग की सीईओ यहाँ पर आई हैं और टिम कुक यहाँ पर पहुंचे, एनवीडिया के सीईओ यहाँ पर आए हैं और इसके साथ ही टेस्ला के इलॉन मस्क भी यहाँ पहुंचे हैं। तो हम समझ सकते हैं कि अमेरिका के लिए ये कितना महत्वपूर्ण दौरा है। जिस तरह से ट्रंप की घर में साख खराब हुई है, लोग उनसे बहुत नाराज हैं, तो यहाँ पर भी इस बात को समझा जा रहा है। चीन में भी लोग समझ रहे हैं कि ट्रंप उनसे क्या चाहते हैं, लेकिन चीन अपने जो रुख है, जो उसका नेशनल राष्ट्रीय हित है, उससे जरूर समझौता बिल्कुल भी नहीं कर सकता है। इस बात को हमको समझना होगा। और भले ही उनका खूब स्वागत किया गया है, उनको टेम्पल ऑफ हेवन भी ले जाया गया है, उनको स्टेट बैंक्वेट भी दिया जाएगा, लेकिन जहां तक संबंधों को सही तरह से आगे बढ़ाने की बात है तो चीन उसको लेकर ही बिल्कुल आगे बढ़ेगा और अपने उनसे समझौता नहीं करेगा। यहाँ की मीडिया भी हमने जैसा कि बताया कि बिल्कुल सरकार के रुख से इत्तेफाक रखती है और लोग भी चाहते हैं कि अमेरिका जो अपनी कथनी और करनी में अंतर रखता है, उसमें अंतर ना रखे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो यहाँ बयान देते हैं उस पर कायम रहें। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति अक्सर आप जानते हैं कि अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, उनको समझना बेहद मुश्किल होता है। अनिल पांडे ने ये वीडियो बीजिंग की एक सड़क से भेजा है। सही जगह खड़े थे इसलिए बच गए, वरना फॉक्स के ब्रैड बायर की तरह उनका भी चालान बन जाता। जी हाँ, फॉक्स की गाड़ी का चीन में चालान बन गया क्योंकि गाड़ी सही जगह पार्क नहीं थी। सोचने वाली बात है कि क्या ऐसी सख्ती दूसरे देश अमेरिकियों पर दिखा सकते हैं। खैर, अपन आगे बढ़ते हैं। आज जिनपिंग और ट्रंप के बीच ताइवान को लेकर बात तो हुई। जिनपिंग ने ताइवान को चीन के लिए रेड लाइन भी बताया, लेकिन ये सब प्रत्याशित था। हम जानते थे कि ऐसा होगा, इसलिए सारा फोकस रहा मुद्दा नंबर 2 पे, यानी ईरान पर। जैसे हमने शुरू में बताया, चीन ने ईरान के हॉर्मुज़ स्ट्रेट प्लान की निंदा की है। कहा है कि समुद्री मार्ग फ्री होने चाहिए, इंटरनेशनल शिपिंग के समर्थन में रहे, वो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन जिसे कहा जाता है। सनद रहे कि जंग की शुरुआत से अब तक चीन ईरान के साथ खड़ा नजर आया है। अपने सैटेलाइट के जरिए वो ईरानियों को दुश्मन के टारगेट की सटीक जानकारी दे रहा है, डिप्लोमेटिक समर्थन दे रहा है। आप याद कर लीजिए, कुछ दिन पहले यूएन में हॉर्मुज़ को ईरान के कंट्रोल से निकालने के लिए एक प्रस्ताव लाया गया था, जिसमें कहा गया कि इसके लिए सेना का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर प्रस्ताव पास होता तो कई देश मिलकर ईरान की नेवी पर हमला कर सकते थे और तब यह हमला यूएन वाली लेजिटिमेसी के साथ होता। लेकिन चीन और रूस ने मिलकर इस प्रस्ताव को वीटो किया। पर अब चीन ने रुख थोड़ा बदला है। क्यों बदला है? 2 बड़ी वजह बताई जा रही। नंबर 1, चीन अपनी एनर्जी नीड्स का बड़ा हिस्सा वेस्ट एशिया से ही पूरा करता है। ईरान से तो प्रतिबंध के बावजूद तेल वो लेता ही है, लेकिन चीन
बहुत सोच कर काम करने वाला मुल्क है, वो अपना एनर्जी बास्केट डाइवर्सिफाइड रखता है। ईरान के साथ साथ वो यूएई और सऊदी से भी बड़ी बड़ी तेल की खेप मंगाता है। अब चीन रूस से डायरेक्ट सप्लाई भी लेता है, पाइपलाइन आती है क्योंकि लैंड बॉर्डर है, लेकिन चीन इस सप्लाई के दम पर वेस्ट एशिया से अपनी पूरी परचेज को रोक नहीं सकता। चीन के पास बड़े बड़े स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व भी हैं, लेकिन वो इन्हें इतनी जल्दी खर्च नहीं करना चाहेगा। ऐसे में चीन ने कुछ दिन शांति रखी, लेकिन अब जब हॉर्मूज की नाकेबंदी अनिश्चित काल तक खिंचती जा रही है, तो चीन को उसमें अपना भी माली नुकसान नजर आ रहा है, खासतौर पर इसलिए क्योंकि भारत की तरह चीन एक नेट इंपोर्टर नहीं है, नेट एक्सपोर्टर है। वो उससे अपना सामान बेचना भी होता है, और यूएई को भी बेचना है, सऊदी को, ओमान को बेचना है, यानी जो गल्फ नेशंस हैं, और आगे पूरी दुनिया को भी उनको देना है वाया रेड सी बाबल मंदब से, जिस पर स्यूज कैनाल आता है। तो ऐसा कोई भी कदम जो इंटरनेशनल शिपिंग को टारगेट करता है, उससे चीन पर असर जरूर पड़ता है। चीन को हॉर्मूज के रास्ते एनर्जी इंपोर्ट भी करनी है और फारसी खाड़ी में अपने कस्टमर्स को माल बेचना भी है। ये बात बिल्कुल सही है कि ईरान ने चीनी जहाज़ों को छूट दी हुई है, लेकिन हॉर्मूज को सिर्फ ईरान ने तो बंद नहीं किया है, एक और ब्लॉकेड वहां पे लगा हुआ है, यूएस का। अब मजेदार बात यह है कि अमेरिकी ब्लॉकेड से भी चीन को कुछ छूट मिली हुई है, लेकिन ये समझने वाली बात है कि ओपन अनहिंडर्ड शिपिंग, मतलब जिसमें आपको कुछ देखना नहीं है, आप सिर्फ सेल करते हुए चले जाओ, इसके बरक्स इससे छूट उससे छूट से मिलने वाली शिपिंग में जमीन आसमान का फर्क आएगा। वॉल्यूम का फर्क तो आएगा ही, कॉस्ट का भी आएगा। इंश्योरेंस कंपनीज या तो इंश्योरेंस करेंगी नहीं उस जर्नी का, जिसमें जहाज मालिक चलने से बचेंगे। अगर इंश्योरेंस मिलेगा तो बहुत महंगा होगा, माल की कीमत पर असर पड़ेगा, वो महंगा होगा। इसलिए चीन चाहे ईरान को सैटेलाइट इनपुट्स दे, मिसाइल में लगने वाले प्रोपेलेंट बीच लड़ाई में भेजे, यूएन में उसके लिए प्रस्ताव को वीटो करे, लेकिन चीन भी नहीं चाहता कि हॉर्मूज लंबे वक्त तक बंद रहे। चीन का रुख बदलने का जो दूसरा बड़ा कारण है वो माइक्रोचिप्स हैं। एनवीडिया जैसी कंपनियों की सबसे एडवांस चिप्स जो होती हैं वो चीन को एक्सपोर्ट नहीं की जाती, क्योंकि बाइडेन के ज़माने से बैन लगा हुआ है। जिन मशीनों से चिप बनाई जाती हैं वो मशीनें भी जो उनका सबसे एडवांस वर्जन है, वो भी अमेरिका की इजाज़त के बिना चीन को नहीं बेची जा सकती। जबकि यूरोपियन कंपनीज हैं ASML, चीन ने बीते दिनों ASML की मशीन की एक नकल तैयार की है, उसका प्रोटोटाइप सा बनाया है, लेकिन इस डिज़ाइन को असली मशीन के परफॉर्मेंस तक पहुंचने में भी वक्त लगेगा, और तब भी ये सबसे एडवांस चिप्स तो नहीं बनाने लगेगी एकदम से। अब चीन इस बात को लेकर बिल्कुल क्लियर है कि वो AI रेस में पीछे नहीं रहना चाहता, इसलिए चीन चिप्स को लेकर इतना आग्रह रखता है। संभव है कि हॉर्मूज वाले बयान से पहले चीन ने चिप इकोसिस्टम को लेकर भी अमेरिका से कोई अश्योरेंस लिया हो, जो अभी पब्लिक नहीं है। आज का दिन ईरान के नाम रहा, लेकिन सच यही है कि ट्रंप जिनपिंग की मुलाकात का मेन मुद्दा आर्थिक है, न कि ईरान पाकिस्तान अफगानिस्तान। IR नहीं है, अर्थ है। ट्रंप के सिर पर क्योंकि चुनाव हैं और ईरान वॉर से उनकी रेटिंग हुई है डैमेज, तो अब वो किसी तरह एक गुड न्यूज़ के साथ घर लौटना चाहते हैं, इसलिए अपने साथ यूएस के बड़े बड़े सेठों को लेकर गए। टिम कुक, एलन मस्क, एनवीडिया के जेनसन हुआंग, ये ट्रंप डेलीगेशन का हिस्सा हैं। 13 मई को ही हमने आपको बता दिया था कि अमेरिका चाहता है कि उसका बीफ चीन में फिर से खरीदा जाए। अभी कुछ देर पहले खबर आई है कि चीन ने अमेरिका के सैकड़ों बड़े बड़े बीफ एक्सपोर्टर्स का लाइसेंस रिन्यू कर दिया, यानी चीन अमेरिका को कंसेशंस दे रहा है ताकि दोनों देशों के बीच रिश्ता मेंटेन रहे। आज ही जिनपिंग ने एक बड़ा दिलचस्प वाक्य इस्तेमाल किया, कंस्ट्रक्टिव स्ट्रेटेजिक स्टेबल रिलेशनशिप। मतलब चीन अब अमेरिका के साथ एक ऐसा रिश्ता चाहता है जिसमें प्रतिस्पर्धा भी रहे लेकिन सीधा टकराव न हो। इसी सिलसिले में शी जिनपिंग ने थुसिडाइडीज ट्रैप का भी जिक्र किया। ये वो पुरानी थ्योरी है जिसमें ये कहा जाता है कि जब एक नई ताकत तेजी से उभरती है और पुरानी सुपर पावर को चुनौती देती है तो दोनों अक्सर युद्ध की तरफ ही बढ़ते हैं। चीन साफ संकेत दे रहा है कि वो अमेरिका के साथ उस रास्ते पर नहीं जाना चाहता। ट्रंप ने भी जिनपिंग की बातों पर हामी भरी है। अब ट्रंप के पहले और दूसरे टर्म में आप कई तब्दीली पाएंगे चीन को लेकर के। उस समय ट्रंप चीन मुखालिफ थे, नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा बताते थे। अब तब क्या था कि चाइना एक राइजिंग पावर था, अमेरिका बहुत आगे था। अब वो गैप कम हो गया है। अमेरिका में आम लोग भी चीन को एक राइजिंग पावर नहीं बल्कि एक पीयर कॉम्पिटिटर की तरह देखने लगे हैं कई सेक्टर्स में।
याद कीजिए, साउथ कोरिया में जब ट्रंप और जिनपिंग मिले थे तब ट्रंप ने G2 की बात कह दी थी, है ना। G2 मतलब अमेरिका और चीन, नो G7 नो G20। उस समय अमेरिका के एलाइज बड़ी चिंता में आ गए थे कि अब हमारा क्या होगा, मल्टीपोलैरिटी का क्या होगा, भारत, फ्रांस, कनाडा, ब्रिटेन, EU इनका क्या होगा, क्या गेम से बाहर हो जाएंगे। क्वाड का वैसे भी नहीं पता है। आखिरी मीटिंग अमेरिका में बाइडेन के दौर में हुई थी 2024 में। फिर प्रेसिडेंसी आई भारत के पास। पिछले ही साल भारत में ये मीटिंग होनी थी, नहीं हुई। सोचिए, हेड ऑफ द स्टेट्स आते जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के, कितनी बड़ी बात होती ट्रंप भारत आते। लेकिन ट्रंप ने इसमें रुचि नहीं दिखाई और अब तो ये भी कहा जा रहा है कि भारत में भी ट्रंप के साथ मंच शेयर करने को लेकर उतना उत्साह अब नहीं है। बीच में खबर आई थी कि क्वाड में ट्रंप नहीं आए तो उनके बदले अमेरिका मार्को रूबियो को भेजने की तैयारी कर रहा है। खबर है कि मई के आखिर में हिंदुस्तान आ भी सकते हैं। जो क्वाड समिट नहीं हो पाया है उसके सब्स्टिट्यूट के तौर पर यह विजिट करवाई जा रही है। लेकिन क्या ये क्वाड मीटिंग की भरपाई कर सकता है? सिंपल जवाब है नहीं। कई जानकार ये भी कह रहे हैं कि मार्को रूबियो भारत आकर अपनी ऑप्टिक्स मजबूत कर रहे हैं ताकि प्रेसिडेंट के चुनाव में अपनी दावेदारी को वो मजबूत कर सकें, क्योंकि चुनाव भले ही 2029 में हो लेकिन 28 से प्राइमरी शुरू होंगी, इसलिए खुद को बड़े लीडर के तौर पर वो पेश करना चाहते हैं। ईरान के साथ जो बातचीत हुई है उसमें JD वैंस आगे गए हैं, इस्लामाबाद भी वही गए थे, इससे रूबियो का पलड़ा हल्का हुआ है। JD वैंस आप जानते ही हैं कि अगले चुनाव में उम्मीदवार बनने वाले हैं। ऐसे में रूबियो भारत आकर इस चीज़ को करना चाहते हैं बैलेंस। ट्रंप के क्वाड को टालने की वजह जो है उसका एक बड़ा कारण बताया जाता है चीन को ही। अब क्वाड बना चीन को ही काउंटर करने के लिए था, लेकिन ट्रंप वो करना नहीं चाहते हैं। उनका मानना है कि चीन इतनी बड़ी ताकत है अब, तो उसको काउंटर करने की जगह अगर चीन से सीधा संबंध स्थापित कर लिया जाए तो किन्हीं और दूसरे देशों के नखरे बर्दाश्त करने ही नहीं पड़ेंगे। इसलिए क्वाड के बाद बना ऑकस भी ट्रंप के फोकस से बाहर है, जबकि इसी गोलबंदी के तहत अमेरिका और ब्रिटेन ने ऑस्ट्रेलिया को परमाणु पनडुब्बियों की तकनीक देने का वादा किया था ताकि इंडो पैसिफिक में चीन की परमाणु पनडुब्बियों को बैलेंस किया जा सके। फिर बाइडेन के दौर में ही एक स्क्वाड बनाया गया था। फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका इसके मेंबर थे। ये भी चीन को काउंटर करने के लिए था, लेकिन इसका क्या हुआ? ट्रंप ने नाम तक नहीं लिया, लेंगे भी नहीं, क्योंकि चीन और अमेरिका की पक्की दोस्ती ट्रंप चाहते हैं, G2 चाहते हैं, पर ये अभी दूर की कौड़ी है क्योंकि दोनों देश पार्टनर से ज़्यादा प्रतिद्वंद्वी हैं। एक वेनेजुएला पर हमला करता है, दूसरा हमले की मजम्मत करता है। एक क्यूबा को तेल की सप्लाई रोकता है, दूसरा सोलर पावर वहाँ पे देता है, पैनल्स देता है ताकि वहाँ बिजली आ सके। फिर यूक्रेन, गजा, सीरिया, ईरान, इसराइल, इन सभी मुद्दों पर दोनों की राय एकदम अलग अलग है, अलग अलग कैंप्स में है। ट्रंप और जिनपिंग ये बिल्कुल समझते हैं, लेकिन ये भी जानते हैं कि कभी कभी एंटी पार्टी के साथ भी बैठकर बात करनी पड़ती है, और यही हम बीजिंग में होते देख रहे हैं। इसलिए इतना बढ़िया शामियाना लगा है वहाँ। लेकिन शामियाना सिर्फ बीजिंग में तो नहीं लगा है, दिल्ली में भी लगा है। यहाँ ब्रिक्स विदेश मंत्री आपस में मिले, क्योंकि भारत मेजबान है, तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मेहमान विदेश मंत्रियों से मिले। लेकिन मेन होस्ट, क्योंकि विदेश मंत्रियों की बैठक थी, तो डॉक्टर जयशंकर थे। उन्होंने बैठक के दौरान अमेरिका का नाम लिए बिना उसके सैंक्शन रिजीम की निंदा की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि ऐसे यूनिलैटरल कोअर्सिव मेजर से विकासशील देशों पर प्रभाव पड़ता है, ये नहीं होना चाहिए। बाकी डॉक्टर जयशंकर ने भी ये बताने का रिस्क नहीं लिया कि यूनिलैटरल कोअर्सिव मेजर लगा कौन रहा है, जबकि भारत बड़ा भुक्तभोगी है। ये जो वर्क फ्रॉम होम और कारपूल के लिए कहा जा रहा है, वो स्थिति कुछ बेहतर होती अगर भारत रूस और ईरान से तेल ले पाता। परमिशन नहीं, क्या करें। खैर आगे बढ़ते हैं। चूंकि ब्रिक्स के 11 सदस्यों में से 5 मुस्लिम मुल्क हैं, तो डॉक्टर जयशंकर ने फिलिस्तीन के लिए 2 स्टेट सॉल्यूशन की भी वकालत कर दी। उन्होंने इसके लिए भारत का समर्थन व्यक्त किया। यह हमने आपको इसलिए बताया क्योंकि एक भ्रांति फैल गई है बहुत लोगों में कि भारत के इजराइल से रिश्ते अच्छे हो गए तो फिलिस्तीन की बात करना अपराध हो गया। ऐसा नहीं है। भारत सरकार के इतिहास में जितने प्रधानमंत्री हैं, जवाहरलाल नेहरू से लेकर नरेंद्र मोदी तक, हर किसी की सरकार ने फिलिस्तीन को लेकर आधिकारिक रूप से 2 स्टेट सॉल्यूशन की ही बात की है, इजराइल भी हो, फिलिस्तीन भी हो। फिलिस्तीन से डॉक्टर जयशंकर हॉर्मुज को लेकर भी बोले कि हॉर्मुज और लाल सागर से बिना रुकावट अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होना चाहिए। अब ये कहते हुए अब्बास अरागची डॉक्टर जयशंकर को सुन रहे थे, उनको भी अपनी बात रखने का मौका मिला। उन्होंने कहा कि अमेरिकी साम्राज्य पतन की ओर अग्रसर है, एम्पायर इन डिक्लाइन कहा, और इतिहास जानता है कि ऐसी स्थिति में देश किस हद तक जा सकते हैं। एक घायल जानवर नीचे गिरते वक्त
बेताब होकर पंजे मारता है, दहाड़ मारता है। अमेरिका की हालत वैसी ही। तो ये था आज का राजदूत। हमने ट्रम्प जिनपिंग की मुलाकात डिस्कस की और आपको ब्रिक्स समिट से आए अपडेट भी दिए। चलते चलते आपको एक इंटरेस्टिंग ट्रिविया देते चले। आपने गौर किया होगा कि ट्रम्प के साथ मार्को रूबियो भी चीन गए हैं, लेकिन अगर आप राजदूत को लगातार देखते हैं तो आपको ये मालूम होगा कि रूबियो पर चाइनीज सैंक्शंस लगे हैं। जी हाँ, चीन भी सैंक्शन लगाता है। सीन यह है कि रूबियो एक ज़माने में उइगर मुसलमानों और हांगकांग को लेकर खूब बयान देते थे। तब चीन ने रूबियो को बैन कर दिया। फिर रूबियो चीन में कैसे घुसे? हुआ ये कि अब रूबियो हैं विदेश मंत्री, तो उन्हें बीजिंग जाना ही था। तो चीन ने फिर एक दिलचस्प डिप्लोमेटिक वर्क अराउंड निकाला, जुगाड़। चीन ने उनके नाम की चाइनीज स्पेलिंग को बदला। पहले रूबियो के लिए जो चाइनीज अक्षर इस्तेमाल होते थे उन पर डॉक्यूमेंट्स में उन पर प्रतिबंध दर्ज था। तो बाद में चीन की सरकारी मीडिया और विदेश मंत्रालय ने रूबियो लिखने के लिए दूसरे चीनी अक्षर इस्तेमाल करना शुरू किए और फिर उस तरह से एंट्री हुई। इससे यही बात पता चलती है कि दोनों देशों के लिए मीटिंग कितनी अहम थी। इसी नोट पर राजदूत कंक्लूड होता है। इसे साजिद के साथ मिलकर लिखा गया और आनंद ने इसे रिकॉर्ड किया। आप देखते रहिए खबरगांव।